जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगीनामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर हम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से करियर और जिंदगी पर संवाद। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं के बसर सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और अपने साथ बातचीत करने का मौका दिया। आपका, पूरी टीम को आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। साथियों, सर का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं जिससे बातचीत के साथ आप कनेक्ट कर पाए। सर दृष्टि आईएएस की फैकल्टी हैं दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में द सिविल्स आईएएस एकेडमी के फाउंडर हैं सर, और साथ में सर मोटिवेशनल स्पीकर हैं। देश भर की विभिन्न यूनिवर्सिटीज में सर के सेशन लगते हैं। सर बच्चों को यूपीएससी से संबंधित, करियर, लाइफ, इन सभी से संबंधित मोटिवेशनल लेक्चर्स भी देते हैं और यूपीएससी से संबंधित जो गाइडेंस है वो भी प्रोवाइड कराते हैं। और आज सर जैसे विशेषज्ञ का सानिध्य प्राप्त करके हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो इससे पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा आपके बारे में बातचीत हो। हम चाहते हैं कि सर एक प्रतिष्ठित शिक्षक बनने तक की जो अभी तक की जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। कहते हैं कि जो प्यास जो जगाए रखना इम्पोर्टेंट होता है जी। गुरु वो नहीं होता है जो प्यास को बुझा दे, गुरु वो होता है जो प्यास को जगा दे। और ये जो जर्नी है प्यास को जगाने के लिए, लोगों को अपना योगदान करने के लिए, ये हमारे शुरुआती दौर से, बचपन के दौर से मेरे फादर ने इस प्यास को जगाने के लिए किया। उन्होंने कहा कि जब तू आया जगत में जग हाथ से तू रोए, ऐसी करनी कर चले तू हाथ से जग रोए। तो वहां से जो शुरुआत में बचपन में जो परवरिश मिली, जो परंपरा स्टार्ट हुई समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने का, कि आर्ट ऑफ डेथ, मरने की कला होनी चाहिए। जीने की कला तो हो जाती है, आर्ट ऑफ लिविंग तो हो जाती है, आर्ट ऑफ डेथ होनी चाहिए, मरने की कला, ताकि हम जब आखिर दौर में पहुंचे तो लगे कि जो है इस मनुष्य को मानव बना दिया है। मनुष्य बन के नहीं मरे हैं, मानव बन के मरे हैं। और महामानव तो एक स्टेज हो जाता है तो फिर वो सफलता मिल जाएगी। इस दौर में हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किए, स्ट्रगल किए, क्योंकि संघर्ष से ही सफलता मिलती है। और जो अभाव की दीवारें होती हैं उसको तोड़ा जा सकता है। बिना संघर्ष से अभाव की दीवारों को तोड़ा नहीं जा सकता। उस संघर्ष में जो है आपके अंदर अगर ईमानदारी है तभी वो अभाव की दीवारों को तोड़ा जा सकता है। तो वह तोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े और आज जो है, आज आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आपके साथ बैठा हूँ। सर थोड़ा सा हम आपकी शैक्षणिक यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं, दिलचस्पी है। और जब आप सिविल सेवा के मार्गदर्शन की तरफ बढ़ें तो क्या एक मोटिवेशन काम कर रहा था कि आपको सिविल सेवा का मार्गदर्शक बनना है? सिविल सेवा के लिए जब आप तैयारी करते हैं और तैयारी के दौरान जब आपको लगता है कि जो हमने सपने देखे हैं और उस सपने देखो को हमने अंतिम समय में पूरा नहीं किया, तो ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसा करें कि जो हमने सपने देखे हैं वो कोई और मेरे साथ वाला सपना देखे तो उसको वो मेंटरिंग मिले, जो हमने अभाव महसूस किया है अपनी तैयारी के दौरान। अपनी तैयारी के दौरान, अपने तैयारी के समय में जो हम लोगों ने जिस चीज का अभाव महसूस किया है, उस अभाव को दूर करने के लिए जो सबसे बड़ा बेसिक, जो शुरुआती दौर में हम लोग 2001-2 में मुखर्जी नगर में जो हम लोग आपस में बातें करते थे, तो ये होता था कि उस कमी को हम लोग पूरा करें तभी हमारी एक ईमानदार पहल होगी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमने 2001 में जो है दिल्ली मुखर्जी नगर में हमने सबसे जो जीएस का सबसे कठिन विषय होता था इकोनॉमी, उसको चयन किया और उसको मॉड्यूलर हमने जो है सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया। हमने कभी पढ़ाने की प्रवृत्ति की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया, हमने सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया। और हमने उस भाव को, जो एकेडमिक अप्रोच है, उस एकेडमिक अप्रोच से कभी जो है हमने अप्रोच को डेवलप नहीं करने दिया, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर में हो, चाहे हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर में हो। क्योंकि यूपीएससी भी जो है एकेडमिक जो एटीट्यूड है उसको नहीं एक्सेप्ट करती। यूपीएससी भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो अप्रोच होते हैं उसी की तरफ पहल करती है। वो जो कमी थी वो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पढ़ाई का स्वरूप होता है, कि उस कमी को हमने पूरा करने की कोशिश की। और आज मैं जहाँ हूँ, खड़ा हूँ, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि हमने उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया और सफलता आपके सामने है। सर थोड़ा सा हम बच्चों को एड्रेस करते हैं कि आपने अपने अध्यापन के दौरान बहुत
अलग अलग बैकग्राउंड के विद्यार्थियों से आपकी मुलाकात होती रहती है, आप उन्हें मेंटोर करते हैं। मैं समझना चाहता हूँ कि जो सिविल सेवा के गंभीर अभ्यर्थी हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, जो हो चुके हैं, उनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा? आपने उनमें क्या खूबी देखी जो सिलेक्शन वाले लोग हैं? उसमें एक खूबी होती है, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जी। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमने जो खूबी देखी है उन बच्चों में, वो खूबी देखी है कि वो सब्जेक्ट के साथ जो है ना समझ विकसित करते हैं। एक लाइन में बोलता हूं कि वो अफेयर कर लेते हैं, ठीक है ना, वो उनका अफेयर होता है, उस सब्जेक्ट के साथ अफेयर कर लेते हैं। अफेयर विथ सब्जेक्ट। मान ली जो आपको टॉपिक टफ लगता है, हमने उस बच्चों के साथ, काफी ऐसे बच्चे जो सफल हैं, उनके साथ मैंने वर्कआउट किया और उसमें हमने देखा कि हमने कहा कि जो सबसे टफ हो उसी के साथ अफेयर कर लो। और जो अफेयर में आपको पता ही है कि अफेयर में किस तरह का अंदाज होता है, कहाँ डिवोशन होता है, आपके माशूक के लिए आप हर चीज करने को तैयार हो जाते हैं। तो जब इकोनॉमी आपका जो है इश्क हो जाए तो फिर तो हर चीज तो कर ही लेते हैं, फिर वो कहाँ टफ रहेगा। तो इश्क माशूक वाला जो अंदाज है ना, अगर आपको सब्जेक्ट के साथ हो जाए, आपके पाठ्यक्रम के साथ हो जाए, सिलेबस के साथ हो जाए, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। हमारा एक बहुत खास स्टूडेंट और हमारा बहुत खास इस टाइम श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर एसपी साउथ है जी। तो उसको मैंने काफ़ी बारीकी से, शबीर खान नाम है उनका, काफ़ी उनके साथ हमारी और भी वर्किंग होती रही है और काफ़ी हमने जम्मू कश्मीर में उनके साथ मिल करके अपने जो है वर्किंग स्टाइल को परवान हमने चढ़ाया जी। वो जो स्टाइल है ना, मैं उससे कहता था कि, और बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब एक एग्जाम्पल आपने कहा कि किसी स्टूडेंट का आप एग्जाम्पल बताए, तो मैं उस स्टूडेंट के एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। वो अफेयर कर लेना अपनी, यानी कि एक पागलपन हो जाए, ठीक है ना, जैसे होता है मजनू पागल हो जाता है, उसके कपड़े फाड़ देता है तो उसके कुत्ते के जो पट्टे हैं उसके कपड़े को उसके जो है बदन में सिल दिया जाता है। हकीमों ने कहा कि कपड़े नहीं फाड़ेगा अगर उसके कुत्ते के बेल्ट पट्टा जो है इसके कपड़े में सिल दिया जाए, तो उसका कपड़ा फाड़ना बंद हो गया। कपड़ा फाड़ना बंद हो गया क्योंकि अब उसके जो है, हमारी इश्क माशूक का जो है, कुत्ते का गले का पट्टा मेरे कपड़े में सिला है तो इसको फाड़ना बेअदबी हो जाएगी। तो जब आप इश्क कर लेंगे ना अपने कैरियर से, अपने आपका जो सिलेबस है, आपका जो पाठ्यक्रम है, तो फिर वो जो पागलपन आएगा ना, आपको सफलता के उस पायदान तक पहुंचाएगा। और न केवल पहुंचाएगा बल्कि सफलता किसी एक दिन आपके घर को नॉक करेगी और कहेगी कि उठो, तुम यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो। क्या बात है सर। अर्थात सर आप पूर्ण प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं कि यदि यूपीएससी के जो सफल होने वाले अभ्यर्थी हैं उनका एक बहुत बड़ा गुण पूर्ण प्रतिबद्धता अपने तैयारी के प्रति है ना सर। सर सिविल सेवा की कोचिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम देश के अंदर डॉक्टर विकास द्विवेदी सर, आप दृष्टि के साथ एसोसिएटेड हैं। मैं समझना चाहता हूं कि विकास सर के साथ आपके अनुभव कैसे रहे? अब विकास सर तो विकास है विकास सर का किरदार, उनका अंदाज, सभी दुख दर्द उनके एक मुस्कुराहट में गायब हो जाता है। तो वो जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व का एक अपना एक बुलंदी है, एक ऊंचाई है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग उस बुलंदी ऊंचाई को क्रॉस करें, लेकिन जो विकास सर ने जो बुलंदी ऊंचाई हासिल की, जो व्यक्तित्व और किरदार का कमाल उन्होंने डेवलप किया है, जो एक हकीकत का आईना बन करके उभरे हैं। उनके लिए एक शेर है मेरा कि इतने हिस्से में बट गए हैं वो, विकास सर के लिए मैं समर्पित शेर कर रहा हूँ कि इतने हिस्से में बट गए हैं वो, उनके हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में रख दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। मिरर ऑफ द इस हमारी जो फील्ड है, जो कोचिंग फील्ड है, जो एक किरदार का फील्ड, अभी कोचिंग फील्ड से काफी आगे हैं, जो किरदार का फील्ड है, जो व्यक्तित्व से और किरदार से ऊंचाई हासिल की जा सकती है, वो जो किरदार का फील्ड है वो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रस्तुत करते हुए प्रोफेसर हक ने कहा था कि हमारा जो इंडेक्स है ये मिरर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी है, ये पूरे वर्ल्ड की, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का आईना है। और आज के वक्त में मैं विकास सर को कहता हूं कि ये हमारे फील्ड के आईना है। आप आईना है, उस आईने में देखो, तुमको हकीकत दिखाई देगा। चाहे उस आईने पे जो है को धूप अगरबत्ती जला दो, या उस आईने के को गोल्ड का अगर आप फ्रेम लगा दो, लेकिन वही दिखाएगा जो आप हैं। तो जो आप हैं ये विकास सर से सीखा जा सकता है और उससे ऊंचाई हासिल की जा सकती है। निश्चित तौर पे सर उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और विकास सर से मिलना मेरे भी जीवन के कुछ लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है। मुझे उम्मीद है कि क्या पता कहीं से
उड़ती उड़ती रील सर के पास पहुँचे। सर मेरी भी दुआ कबूल करें और अपने जो सम्मान में हमने आपके कसीदे पढ़े उसको भी एक्सेप्ट करें। नहीं, वो बड़े सहज व्यक्तित्व के हैं और आपसे मिलेंगे ऐसा मुझे जो है। सर अब थोड़ा सा सर हम बातचीत को ले चलते हैं आपकी फील्ड से देश के मेन स्ट्रीम से निकाल के जम्मू कश्मीर की तरफ, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में एक संस्था चलाते हैं। उससे पहले हम संस्था के बारे में बात करें, इससे पहले हम समझना चाहते हैं सर 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया जम्मू कश्मीर से, उसका जो स्पेशल स्टेटस था उसको रिमूव कर दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या बदलाव देखे, खासकर ग्राउंड लेवल पर अभी भी कौन सी चुनौतियां आपने देखी जिन्हें दूर करना चाहिए ताकि वहां के छात्र नेशनल मेन स्ट्रीम में और तेजी से आ सके? देखिए, आपके जो प्रश्न है वो कई एंगल्स के अलग अलग स्वरूप लिए हुए हैं। जी सर, कई प्रश्न इसमें कई उत्तर हैं जी। मैं ग्रास रूट पे काम किया हूँ और काफ़ी वर्कआउट हुआ है। ब्लॉक लेवल पे हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे हैं। हम कहेंगे कि 370 के पहले से ही वहाँ शिक्षा कोई पीछे नहीं रही है कभी। बिल्कुल। वो जो एजुकेशन है, न केवल तालीम बल्कि इल्म का समंदर है। वो तालीम का ही नहीं बल्कि इल्म का समंदर, हुनर का समंदर है, स्किल का समंदर है। वो तालीम में भी आगे है और इल्म में भी आगे है, वो एजुकेशन में भी आगे है, वो रियल एजुकेशन में भी आगे है। वहाँ का एक टेम्परामेंट अलग है। मैंने 2004 से ही, उस वक्त के सीएम होते थे सईद साहब, उन लोगों के उनके कमेटी के इनविटेशन पे, बुलावे पे मैं जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमने इनिशिएटिव लिया। वहाँ पे स्टार्ट कराया कोचिंग इंस्टीट्यूशन वहाँ के लिए। मनोज कोठारी साहब होते थे जो आजकल वो सहकारिता डिपार्टमेंट में शायद डीआईजी या किसी से महानिदेशक पद पे हैं जी। उनके साथ हम लोगों ने मिल करके वहाँ पे जो है वर्कआउट किया। वहाँ पे जो हमने देखा कि यूपीएससी को लेकर के क्रेज नहीं था, वहाँ स्टेट कमीशन को लेकर के जो क्रेज था। वहाँ एडवर्टीजमेंट में पहली बार हमने जो है केएस के साथ, केएस बोला जाता है कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जेकेएस अब हो गया, उसके साथ आईएएस टर्म्स में पहली बार एंट्री कराया। आईएएस यानी बैचेज स्टार्ट फॉर यूपीएससी, आईएएस एज वेल एज केएस। कहा कि सर ये आईएएस वाला कंसेप्ट जो है नहीं चलता है कश्मीर में। हमने कहा लिख के देखो ना। और ठीक उसके 3 साल बाद यानी 3rd 4th 3 साल बाद डॉक्टर शाह फैसल आईएएस टॉपर हो जाता है। क्या बात है। और शाह फैसल को पूरा देश जानता है। डॉक्टर शाह फैसल आईएएस टॉपर हो जाते हैं। क्या व्यक्तित्व, क्या शानदार पर्सनालिटी, टॉपर हो जाते हैं। वो चेंज चलने लगती है। लोग कंट्रीब्यूशन का श्रेय जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सबको करने लगते हैं, लेकिन वो कंबाइंड अप्रोच था, वो कंबाइंड कंट्रीब्यूशन था। अलग बात है कि मीडिया और बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया ने कवर करने की कोशिश की, क्योंकि आईएएस टॉपर होना और फिर उसके बाद वो परंपरा चलना। अब तो कोई आईएएस टॉपर हो तो उतना नोटिस नहीं आता, क्योंकि 370 का जो चीज है वो चीज अपने उस वक्त वो बहुत बड़ा इशू, बड़ी चीज थी। बिल्कुल बहुत बड़ी चीज थी। जो हमारा जो आंदोलन था, एक तरह से जो हमने स्टेबिलिटी के साथ आंदोलन किया था, कभी हमने उसको अनस्टेबिलिटी और स्थिरता की तरफ नहीं गए। पूरे डिवोशन के समय यहाँ के लोग कहते थे कि मुखर्जी नगर के कि आप रेत में जो है पानी निकालने गए हैं और जम्मू कश्मीर में कोचिंग चलाना, यूपीएससी के लिए काम करना कि रेत में। हमने कहा कि मेरा कंट्रीब्यूशन यही होगा कि कश्मीर का यूथ ऑल इंडिया सेवाओं में आए। बहुत सही। जब वो ऑल इंडिया सेवाओं में आएगा, जब वो यूपी में पोस्टेड होगा, बिहार में, उड़ीसा में, केरला में, तमिलनाडु में, तब ना भारत को देखेगा कि भारत क्या है। हमारी ब्यूटी तब देखेगा ना, हमारी अनेकता में एकता तब देखेगा। बिल्कुल। हमारी जो सेकुलरिज्म की फिलॉसफी आधार है तब देखेगा। तो जब हमको पहचानेगा, देखेगा, तो अभी तक तो वो क्या कर रहा है, अभी तक तो वो जान रहा है, पहचान रहा है, लेकिन मान नहीं रहा है। बिल्कुल सर। वो मानेगा तब जब वो आकर के हमसे मिलेगा, जब हमसे खुल के आएगा। तभी मैंने जो है पीएमओ को भी, उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ होम को भी हमने पर्सनली लिखा कि कोशिश ये करिए कि ऑल इंडिया सेवाओं में यहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों को अलग से वेटेज दिया जाए। बिल्कुल। ताकि वो जाएं। अब पूरे भारत में जब ऑल इंडिया से और केंद्र सरकार से जब उसके घर में खाना आएगा, तो उसके घर का कौन आदमी पत्थर लेकर के श्रीनगर की रोड पर आएगा? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। बड़ी इस बात को मेरा बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। हमने कहा कि जिस घर में
भारत सरकार में काम करने वाले बच्चा उसका घर पले, उस घर का कोई आदमी जो है पत्थर लेकर के बाहर नहीं आ सकता है। तो हम क्यों नहीं करें, हर घर के एक बच्चे को केंद्रीय सेवा में डाल दें। बिल्कुल। और ऐसा हुआ, कोशिश हुई, लोगों ने करने की कोशिश की। अगर ये अलग बात है कि जो स्टेप एकाएक लिया गया वो अलग फेनोमेना, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमेशा वहां पे हमने बुनियादी तौर पे, फाउंडेशन तौर पे, चाहे वो कुपवाड़ा का एक गांव का बेल्ट हो, वहां भी चाहे बारामूला का उरी का बेल्ट हो, वहां भी हम लोगों ने जाकर के सेमिनार किए, बच्चों को जगाया। कुपवाड़ा के डिग्री कॉलेज में, चाहे पुंछ के डिग्री कॉलेज में, वहां ग्रास रूट पे स्कूल कॉलेज में जाकर के सेमिनार करके बच्चों को जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में उसमें ला करके खड़ा किया गया, उस पर वर्कआउट किया गया और उसमें कोई कमी नहीं। और मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि जो कश्मीरी है, ठीक है ना, वो कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ है, कभी हमने महसूस नहीं किया। या हमारी जितनी फैकल्टी यहाँ से गई वहाँ क्लासेस के लिए, उन लोगों ने कभी कहा कि सर बातें कुछ और होती थी, लेकिन मैं यहाँ पे आकर देख रहा हूँ तो कोई इस तरह की बात नहीं है। वो जो इम्पोज मिलिटेंसी थी, उस इम्पोज मिलिटेंसी की वजह से लोकल व्यक्ति को अगर बदनाम कर दिया जाता था, बाकी कश्मीर ने हमें इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ दिया। और आज भी वो हमारा अगर स्वर्ग है तो स्वर्ग है, इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर जो है न केवल भारत में ही स्वर्ग है, बल्कि इस पूरी कायनात में अगर स्वर्ग की बात करें तो कश्मीर में ही है, और जो कश्मीरियत है उसका कोई मुकाबला नहीं। अच्छा सर, आपने चूंकि ग्राउंड लेवल पर काम किया, इतनी अच्छी समझ है कश्मीर के बारे में, तो अभी मैं जैसे अभी इधर बीच आपने अगर विजिट किया हो तो मैं समझना चाहता हूँ कि एजुकेशन के किस लेवल पे और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। कश्मीरियत इतनी अपने आप में बेहतरीन चीज है, ब्यूटी है वहां की, कि जो ये थोड़ी सी जो फिरका परस्ती और कम्युनलिज्म का जो माहौल वहां पे बना है। जैसे हम लोग को बड़ा हर्ट हुआ कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो डिग्री कॉलेज में MBBS में जो बच्चे कश्मीर के ही बच्चे हैं वो थे, वो जो आ गए थे, उसको लेकर जो मुद्दा बना कि कश्मीर नहीं है ये, जो हम जम्मू कश्मीर को, हम सांबा से लेकर के, हम पठानकोट से लेकर के और उरी तक जिस कश्मीर को जानते थे वो नहीं है। जो हमने 2004 से और अभी तक जो जिस कश्मीर को हमने दिया, देखा, वो कश्मीर तो नहीं था। तो ये हमें खत्म करने की रिक्वायरमेंट है। कश्मीर में ये नहीं हो सकता। जो कश्मीरियत अपने एक जो उसका वजूद है, जमहूरियत, कश्मीरियत, हमारे वाजपेयी जी ने कहा इंसानियत, वाकई उन्होंने जो है नाप तोल के बात की थी। वहाँ मॉडर्न एजुकेशन है, वहाँ हायर एजुकेशन है, सब कुछ है। थोड़ा सा वहाँ पे काम करने की है कि जो लिंक है गांव-गांव से, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ के स्कूल तक रोड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर कनेक्टिविटी बेहतर कर दी जाए कश्मीर में, बस एक चीज इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने किया, हाँ, जो इंफ्रा और गांव-गांव को कनेक्ट कर दिया जाए, अगर ऐसा कर दिया जाता है तो कश्मीर को किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो ऑलरेडी वहाँ टैलेंट का भरमार है। वो कहते हैं कि जो IP है, उनका जो ब्रेन है, जो उनकी सोच है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छी है और बड़े हायर एजुकेशन पे वो लोग बहुत अच्छे से हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। और यही मैं अटल बिहारी वाजपेयी को आज थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने इनिशिएटिव लिया कश्मीर में इंफ्रा को डेवलप करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था। कहा था कि हॉस्टल में जब हम लोग किसी पीछे वाले विंग में होते ना, ABC ब्लॉक में होते हैं, और मेन गेट दूर होता था, तो हम लोग अपने हॉस्टल की दीवार में 2 ईंटें निकाल के उधर जंप करके मार्केट में चले जाते थे जी। तो जब तुम भारत से कश्मीर को जोड़ ही नहीं पा रहे हो, रोड नहीं दे पा रहे हो, कनेक्टिविटी नहीं दे पा रहे हो, तो कहीं ईंट लगा के जंप कर दे तो इसमें उसकी क्या गलती है, ठीक है ना। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो काम करने का स्टाइल है, ये कनेक्टिविटी है। हमारे मित्र और हमारे बड़े खास लोग वहाँ पे, शर्मा जी मंत्री हैं, मैं उनसे बार बार एक कहता हूँ कि आप कनेक्टिविटी पे जो है जोर दिया करिए, और कनेक्टिविटी अगर जोर देंगे तो कश्मीर की सब समस्याएं वो खुद हैंडल कर लेंगे, कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। बिल्कुल सर। और ब्रेन की जो बात कर रहे हैं आप, ब्रेन अच्छा होना ही है, क्योंकि वहाँ फ्रूट्स होते हैं, खाना अच्छा और हवा अच्छी, तो ब्रेन अपने आप अच्छा। बिल्कुल सर, हम थोड़ा सा आपकी संस्था की तरफ बढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर में 10 सिविल्स है आपकी कोचिंग, हम समझना चाहेंगे कि दिल्ली की कोचिंग इंडस्ट्री और जम्मू कश्मीर में कोचिंग चलाना यहाँ से कितना अलग है। देखिए, मेंटरिंग गाइडलाइन कहीं कोई अलग होती नहीं है। मेंटरिंग एक होती है, गाइडलाइन एक होती है। जब आपको एक ऐसा ग्रुप मिलता है जहाँ पे आपको मेहनत कम पड़ती है, जहाँ की ऑब्जर्विंग कैपेसिटी अच्छी होती है, वहाँ के बच्चों की ऑब्जर्विंग कैपेसिटी होती है। मैंने जब वहाँ पे इनिशिएटिव लिया तो मैंने कहा कि अब दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं, नो नीड गो टू दिल्ली,
जी। ये बड़ा अच्छा टैगलाइन इसको बनाया गया था और उसका असर हुआ कि और हमने दिल्ली से कोई ऐसा लगभग उस वक्त के टाइम 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 तक के जितने लोग रहे हैं इस मार्केट के लगभग सभी लोग जो है हमारे वहाँ विजिट करते रहे हैं। तो वहाँ पे हमने विजिट कराई। हमने उसको इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू या इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट या एक कैपिटलिस्ट के दिमाग से थिंकिंग नहीं की थी। ये अलग बात है कि सब कुछ दिया वहाँ के लोगों ने, लेकिन हमने कभी भी अपने आप को, जैसे यहाँ का मार्केट है, कारपोरेट स्टाइल है, कैपिटलिस्ट एक थिंकिंग है, वहाँ पे हमने कभी मॉनेटरी वैल्यू पे बात ही नहीं की, हमेशा हमने कॉज पे बात की। हमारा एक बड़ा न्यूज हाईलाइट हुआ था कि टेंट में रहने वाली कश्मीरी पंडित को बुला करके हमने फ्री कोचिंग कराया और केएस ने उसने रैंक लिया। मीडिया ने काफी कवर किया उसको, केएस में उसने रैंक लिया। आज जो है वो एडीएम शायद है, ठीक है ना। तो उसने केएस में रैंक लिया, तो हमने कॉज के लिए काम किया। वहाँ कोचिंग को कोचिंग नहीं माना, वहाँ हमने एक मेंटरिंग की बात की, हमने एक एडवाइस की बात की, हमने उनको गाइडलाइन की बात की। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई जो है इस तरह की दिक्कत आई और यहाँ से या वहाँ से अलग, थैंक यू, जो है कहीं कोई चलाने में कोचिंग चलाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन गाइडलाइन में दिक्कत नहीं हो सकती। तो वहाँ हमने कोचिंग के फिनोमेना से काम नहीं किया, हमने उनके गाइडलाइन के फिनोमेना से काम किया। जो उनके आंसुओं को पोंछने के लिए तैयार नहीं होता था कश्मीर में जाने के लिए, हम लोग अपनी टीम लेकर के गए और हर 2 घंटे पे वहां से कॉल करके बताया जाता था घर पे कि मैं ठीक हूँ। क्या बात है। तो उस वक्त का दौर 2004-5 का दौर जो है, जा करके उनके साथ मिलना, उनको विश्वास कराना, पिलाना कि नहीं हम आपके सपने के साथ हैं और आपकी सपने जो उड़ान है आपका, उस हौसले के साथ है। ठीक है पंख नहीं है, लेकिन हौसला तो आप पंख बना सकते हैं, उस हौसले से उड़ान हो सकती है। सर, जम्मू कश्मीर के बारे में काफ़ी दिलचस्प बातें आपने शेयर की। थोड़ा सा हम और जम्मू कश्मीर को जानना चाह रहे थे, तो हम समझना चाहते हैं पॉलिटिक्स इन सब चीज़ों की हमारा कोई टॉपिक है नहीं, तो इससे इतर हम जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को आप कैसे देखते हैं और वहाँ की जो सामान्य नागरिक, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बताया कि समस्या है, लेकिन हम समझना चाहते हैं वहाँ का सामान्य नागरिक जो है उनके जीवन में और क्या चुनौती है। सामान्य नागरिक के जीवन में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो एम्प्लॉयमेंट की है, रोजगार। हाँ, सबसे बड़ी चुनौती जो है, जबकि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए उनको बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जो बेसिक जीविकोपार्जन है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि वो जो प्राकृतिक संसाधन है वो सब कुछ उनके पास बहुत अवेलेबल है, जो आराम से खाना खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उनको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्टेट में ऐसा नहीं है जी। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा है, उनके जीविकोपार्जन के लिए बहुत। लेकिन जो एक जीवन स्तर होता है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के समस्या है। जम्मू कश्मीर की एक और चीज, जैसे बाकी नॉर्थ इंडिया के स्टेट की मेंटेलिटी अलग है, जम्मू कश्मीर की मेंटेलिटी अलग है। वो अपने स्टेट को बड़ा प्यार करते हैं। वो कोई अच्छे जॉब पे, बहुत सारे ऐसे वहाँ डीएसपी एसपी हैं जो हो चुके हैं, केएस हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट में एक अच्छे पैकेज पे बीटेक करने के लिए आए, यहाँ पे अच्छा काम किया, साल भर के अंदर घर वालों ने बुला लिया और मेरे पास लेकर के आए पकड़ के। हमने कहा यार इतना अच्छा पैकेज पे काम कर रहा है, 5 साल में एक और अच्छे पैकेज पे काम कर जाएगा। कहा साहब जो है हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये लोकल नौकरी करानी है, केएस बना दीजिए। और वो बच्चे हो गए केएस, जबकि वो यानी कि इन टर्म्स ऑफ वेतन अगर देखेंगे, सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफी फर्क है। उनके साथ के अभी बच्चे यूएस और कहाँ चले गए, वो बड़े पैकेज में, लेकिन आज जो है वो कोई एडिशनल एसपी है, तो कोई एडीएम है, तो कोई एसडीएम है, तो इस तरह से काम कर रहा है। कश्मीर के प्रति वो नहीं जाना चाहते कहीं बाहर। हम लोग बिहार से उठेंगे, यूपी से उठेंगे, गुजरात चले जाएंगे, वहां काम करेंगे, वहां घर बना लेंगे, वहां स्टेब्लिश कर लेंगे, वहीं बस जाएंगे। ये जो उनको होम सिकनेस कह लीजिए, जो स्थिति है ना होम सिकनेस की, तो वो उनके पास है एक पॉजिटिव वे में। हाँ, पॉजिटिव वे में। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं और लोकल जॉब उनके पास नहीं है, तो वो कंप्रोमाइज करने लगते हैं और अपने करियर के साथ करते हैं वहाँ पे कंप्रोमाइज। तो इसके लिए सरकार को हम लोगों ने कई बार वर्कआउट किया और सरकार को इनिशिएटिव कराया। अब प्रोजेक्ट बहुत सारे स्टार्ट हुए हैं। थोड़ा सा जो लैंड लॉ को लेकर के दिक्कत होती थी, तो अब जो है लैंड लॉ के जो नाम्स हैं वो इजी हो गए हैं, तो अब जो इन्वेस्टर वहां जा रहे हैं और जो है ये भी समस्या जो है कश्मीर की खत्म हो जाएगी। बिल्कुल।
अब सर कश्मीर पर काफ़ी लंबी चर्चा के बाद हम थोड़ा सा देश की अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपका इकोनॉमी सब्जेक्ट है तो इकोनॉमी पे एक गहरी समझ आपको होगी। सर भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक लक्ष्य है, हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य बनाया है हमने। आप इस लक्ष्य को कैसे देखते हैं, आपका इसके प्रति क्या दृष्टिकोण है, और इस लक्ष्य को हासिल करने में किन सेक्टर्स की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और किस पर काम किया जाना चाहिए? जाहिर सी बात है, लक्ष्य तो लोगों तक को बता दिया गया कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को जो है हमको हासिल करना है, ठीक है ना जी। लेकिन उद्देश्य किसको बताया गया? आखिर जो उद्देश्य ड्राफ्ट तैयार किए होंगे कि इस स्टेज से, इस कंसेप्ट से हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। लक्ष्य तो मछली की आंख में चली गई, लेकिन अर्जुन को पता ही नहीं होता कि स्वयंवर जीतना है कि क्या जीतना है, तो शायद वो मछली की आंख को नहीं मार पाते। उनका था कि स्वयंवर जीतना है, ये उनका उद्देश्य हो गया। तो एक उद्देश्य टेम्परामेंट बना, इंड्यूसमेंट बना, उनको आगे बढ़ाया गया। उनको लगा कि चलिए ये वाली जीत हमारी एक कामयाब जीत होगी, हमें लक्ष्य उस मछली की आंख को मारना है। हमने लक्ष्य बना दिया 5 ट्रिलियन। भाई उसके लिए हमारी जो ड्राफ्ट है वो हमारी आम जन, इसको कहते हैं कि कंप्रहेंसिव जो स्ट्रेटजी होती है, उस कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजी के बिना आप आगे नहीं बढ़ते। आपको लक्ष्य बना दिएगा IAS बनना है, तो आप बताइए ना कैसे बढ़ना है। बिल्कुल। तो जो सबसे बड़ी बाधा, अभी देखिए IMF की रिपोर्ट आई है, हम 4 से 6 हो गए। तो इन आंकड़ों में आने के बजाय कि जो नॉमिनल GDP है और रियल GDP है, नॉमिनल GDP में के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं कि जो है अगर मान लीजिए फॉरेन डॉलर के मुकाबले में रुपया कमजोर होगा तो आपकी जो है इकोनॉमी डाउन होगी, बाजार कीमत तो यही हो जाएगा, तो मार्केट रेट में निकालेंगे। तो आप 4 से 6 आके जहां हम एक तरह से वो खुशियां मना रहे थे कि हम 4th रैंक हो गए, अगले साल होते होते 27 तक होते होते 3rd हो जाएंगे, ठीक ना। अब हमारे आगे चाइना और अमेरिका ही बचा रहेगा। अब आगे 6, तो रैंकिंग का गेम, ये से बचने के बजाय जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है जॉबलेस ग्रोथ की, रोजगार विहीन समृद्धि की। भारत कोई अमेरिका नहीं है, भारत की ज्योग्राफिकल फिनोमेना कोई US की तरह नहीं है। हम भारत है, हमारे पास मिजोरम है, मणिपुर है, सिक्किम है, उड़ीसा है, बिहार है, केरला है और गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है हमारे पास। तो हम बिना जॉबलेस हम ग्रोथ से कैसे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को स्टेबिलिटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं? हम जाएंगे 5 ट्रिलियन, 4.15187 हो गए थे जी, फिर हम बैक हो गए। तो वो बैकिंग किस काम की, जब तक हम स्टेबिलिटी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जो सबसे बड़ा बैरियर है कि रोजगार विहीन हमारी जो आर्थिक समृद्धि की स्थिति अभी भी बनी हुई है, वह पैसा किस काम का कि फादर जो है अपने बच्चे को यूपीएससी की तैयारी के लिए फीस न दें, यानी उनको एक तरह से मैं उसको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ रहा हूं। वो पैसा किस काम का? वो ग्रोथ रेट 8.2% पिछले क्वार्टरली में हम लोगों ने अचीव किया, तो 8.2%, 7.9% ग्रोथ किस काम का कि हमारे बच्चों को जॉब ना मिले। और जब जॉब नहीं मिले तो हमारे पास इनकम कहां से आएगी? सिंपल फिलॉसफी है, अमर सिंह कहते हैं ना कि जब बेसिक फिलॉसफी है अपने लोगों को जॉब के लिए कि मार्केट में पैसा फ्लो हो, मार्केट में पैसा फ्लो हो, डिमांड आएगी। जैसे ही डिमांड आएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी और ये आय चक्र चलने लगेगा। एक सिंपल फिलॉसफी है। तो जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे तो मार्केट में आपको पैसा पंप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई सेक्टर वाइज नहीं डिवाइड करना है, उसके लिए आपको सभी सेक्टर के साथ आपको कॉम्बिनेशन लेकर के आना है। जब आप सभी सेक्टर के साथ कॉम्बिनेशन लेकर के आएंगे तभी भारत अस्थायित्व के साथ, एक टर्म्स बोल रहा हूं, अस्थायित्व के साथ $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। वरना आप पहुंच करके पीछे हो जाएं। हम 4.187 से पीछे होकर के 4.15 हो गए, यूके के पीछे चले आए। तो जॉबलेस ग्रोथ वाली जो कंडीशन है वो उसको हमको खत्म करने का ये सबसे बड़ा बैरियर है। चाहे उसके लिए सरकार जो है थोड़ा और कैपिटलिस्ट मूव कर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमको भाई एम्प्लॉयमेंट चाहिए। हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसांख्यिकी लाभांश है, अभी मैं 1-2 दिन पहले विश्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंटरनेशनल IMF वगैरह की जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें वो लोग हैरान हैं कि भारत अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ क्यों नहीं उठा रहा है। बिल्कुल सर। भाई कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 साल हमारी लगभग 68% है।
तो अगर 60% से अधिक हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। IMF का एक एक्सपर्ट है, वो कह रहा था कि ये 2050 तक बूढ़ों का देश बन जाएगा। यार ये भारत सब कुछ छोड़े, सब इलेक्शन छोड़े, जो भी करना हो करे, वो क्या करे, वो जो है अपने इस जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग करे। हमारा उधर से जो फर्टिलिटी रेट है, TFR है, हमारा कुल प्रजनन दर है, वो हमारा जो है हमारा प्रतिस्थापन दर से कम हो गया है, तो हम इधर बढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, उधर से जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक इफेक्टिव पॉलिसी को लेकर के आना और उस पॉलिसी को इफेक्टिव रूप से लागू करना, उसका प्रभावशाली क्रियान्वयन कराना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, जैसे आपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की, मैंने पिछले दिनों एक मैगजीन में पढ़ा कि आपने जैसा कहा कि दुनिया कह रही है कि भारत सबसे युवा आबादी वाला देश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ नहीं ले पा रहा है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें मेंशन था कि भारत की युवा आबादी का अगर क्षेत्रवार विवरण देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार में केंद्रित है। आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार का युवा स्किल्ड नहीं है, और सरकार स्किल डेवलपमेंट, दीनदयाल उपाध्याय स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रही है, उसके बावजूद भी स्किल नहीं है, तो इसका देश की अर्थव्यवस्था के विकास में कहाँ से योगदान हो पाएगा? नहीं, हमारी जो पॉलिसी होती है, जैसे हमारी रिपोर्ट एक है कि अगर 2 स्नातक उच्च स्तर प्राप्त युवा अगर एक साथ खड़े हों, तो एक युवा के पास जो आवश्यक जो बाजार की मांग है, वो उसके पास स्किल नहीं है जी, हुनर नहीं है। तो इसमें गलती क्या है? उसकी क्या गलती है? उसकी तो कोई गलती नहीं, बिल्कुल हमारे पैटर्न की गलती है, हमारे एजुकेशनल पैटर्न की गलती है, हमारे पॉलिसीज की गलती है। तो क्या हम इस पे छोड़ देंगे कि अगर वो स्किल नहीं है तो वो ऐसे ही पड़ा रहे, हमारे ऊपर बोझ बना रहे? बिल्कुल। तो उसको हमको स्किल करके, और सरकार इसके लिए, मैं बहुत सारी योजनाओं को मैं देख रहा हूँ, खासकर जो PLI योजना है, जो उसको चीन ने WTO में ले जाकर के उसको जो है क्लेम किया हुआ, हमारा विरोध कर रही है। तो ऐसी जो योजनाओं के माध्यम से सरकार कोशिश कर रही है कि हम उस बच्चे को विथ स्किल बनाएं। जब एक तरफ आएगा तो उसमें अकुशल और कुशल श्रम सभी उसके साथ समाहित होंगे। तो अकुशल श्रम को हम कैसे समाहित करें, उसको प्रशिक्षण दे करके, कैसे उसको अकुशल श्रम को लेकर के आए, कैसे उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेकर के आए, कैसे उसको स्टार्टअप की तरफ लेकर के आए। तो बिहार और यूपी का युवा तो ऑलरेडी अपने आप में एक अलग तरह का हुनरमंद व्यक्ति होता है, तो क्यों नहीं उसको हम मोटिवेट करके और आगे लेकर के आ सकते हैं, चाहे वो SHG के माध्यम से हो, चाहे वो आजीविका मिशन के माध्यम से हो। बस ये है कि उसका प्रभावशाली क्रियान्वयन करके उनको जो है उसको जोड़ लिया जाए और अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लेकर के आया जाए। बिल्कुल। सर, अब हम समझना चाहते हैं, आजकल एक नया वर्ड चर्चा में है, ऑरेंज इकोनॉमी। सर, इसके बारे में बताएं थोड़ा कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, यह क्षेत्र आने वाले समय में भारत के आर्थिक विकास और विकसित भारत के सपने में कितनी बड़ी और क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है? हाँ, बहुत शानदार, इसी का दौर है। आप अभी मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन जैसे क्रिएटिव इकोनॉमी की आपने बात की, इसको बजट में जो है ये 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 5,000 कॉलेजों में जो है क्रिएटिंग लैब स्थापित करने के लिए बजट में प्रतिबद्धता व्यक्त किया गया है। ये बहुत अच्छा प्लस है। ABGC एनिमेशन वगैरह, विजुअल गेम्स वगैरह, कॉमिक्स के लिए लैब स्थापित किए जाएंगे। आप देखिए पूरी ईमानदारी के साथ, इतना सोशल मीडिया पे ये जो क्रिएटिंग काम कर रहा, कौन कर रहा? बिहार यूपी के गांव की बच्चियां कर रही हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्रिएटिविटी की कमी कहाँ है, रचनात्मकता की कमी क्या है, ठीक है ना। तो हम उस चीज को लेके तो आए। अब ये बड़ा अच्छा पहल हुआ है, मैं सरकार को इसके लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं इसके पहले जो है मीडिया को इंटरेक्शन में मैंने इसको कहा था कि बजट का एक सबसे बड़ा मुझको जो मुद्दा लगा वो है ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देना, क्रिएटिविटी को बढ़ाना। ये मॉडर्न स्टाइल में अपने अंदाज का ये सबसे बड़ा हुनर है जी। बिना प्रशिक्षण के प्रशिक्षित हो गई हैं, उनको एडिटिंग करना आ गया है, ठीक है ना। उनको रील कैसे बनती है और कितने सेकंड वाली रील का व्यूज कैसे बढ़ेगा उनको ये भी पता है। कौन सा शॉर्टकट होगा, कौन लॉन्ग कट होगा, किसको कौन देखेगा। एक अकुशल बच्चे इस तरह के कंसेप्ट में आ गए हैं और एक सोर्स ऑफ इनकम भी बना लिए। तो सरकार ने जो क्रिएटिविटी पे, रचनात्मकता पे जो बात की, और भारत तो रचनात्मकता में आगे है, आदि से नहीं प्राचीन भारत से, ठीक है ना। जुगाड़ हम जानते हैं, जुगाड़ से रचनात्मकता लेके आते थे और मॉडर्न स्टाइल में प्रशिक्षित हो जाएंगे तो कितनी क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं। तो ये सरकार का जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि ये भारत के अर्थव्यवस्था को काफी तीव्रता के साथ गति देगा। न गति नहीं देगा बल्कि तीव्रता के साथ। बिल्कुल।
सर बहुत शानदार आपने ऑरेंज इकोनॉमी पर बताया। अब थोड़ा सा सर यूपीएससी की गाइडेंस की तरफ बढ़ते हैं, गाइडेंस फोकस सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सर यूपीएससी की तैयारी शुरू करने वाले एक नए अभ्यर्थी को शुरुआती दौर में 3 फाउंडेशनल चीजें क्या करनी चाहिए, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज जो वो नहीं करता है जी, जो अन्य बच्चे आके कर लेते हैं, पहली चीज उसे सिलेबस पढ़ना चाहिए। जितने ऐसे IITian इस तरह के बच्चे आते हैं जिनको पता ही नहीं होता, ये इसको आधा अधूरा पता होता है और आधे अधूरे में उसको लगता है मुझे पूरा पता है, और इसी गुमान में साल 2 साल दिल्ली के मेट्रो लाइफ में खत्म हो जाता है। ऐसे बच्चे आते हैं, उनको लगता है इनोसेंट, अहंकार रहित व्यक्तित्व। पहला जो सबसे बड़ा क्वालिटी होनी चाहिए उस बच्चे के अंदर, अभ्यर्थी के अंदर, ठीक ना, उस अभ्यर्थी के अंदर अहंकार रहित व्यक्तित्व, ईगोलेस पर्सनालिटी। जैसे ही वो ईगोलेस पर्सनालिटी बनेगा, अहंकार रहित व्यक्तित्व होगा, ठीक है ना, तो उसको ही नहीं लेगा कि मैं ग्रेजुएट टॉपर हूं अपने कॉलेज का, IITian हूं, BMS हूं, बाकी चीजें जो हैं। अहंकार रहित व्यक्तित्व वो क्या करने लगता है, उसको सिलेबस पढ़ाइए तो सिलेबस जल्दी पढ़ता नहीं। जब ईगोलेस होगा तो सिलेबस पढ़ेगा। जैसे ही सिलेबस उस पढ़ेगा और जैसे ही जब सिलेबस के अध्ययन के स्वरूप को विकसित करेगा, मैं शब्द यूज कर रहा हूं जी, जैसे वो पाठ्यक्रम को समझने की कोशिश करेगा, उसी वक्त उसको लगेगा कि मुझे पिछले साल के मुख्य और प्री परीक्षा के स्वरूप को समझ लेना चाहिए, तो फौरन वहां पे आ जाएगा। जैसे ही PYQ देखेगा प्री का मेंस का, तो उसके अंदर एक समझ विकसित हो जाएगी अपने सिलेबस के प्रति, अपने एग्जाम के प्रति, जहां वो अपना 2 साल 3 साल गंवाने के लिए आया है। समझ में आ रहा है ना? जैसे वो समझ विकसित आ जाएगी, ध्यान रखिएगा, जब हम किसी चीज से अंडरस्टैंड करने लगते हैं, समझ विकसित करने लगते हैं, तो उसका सोर्स आसानी के साथ मिल जाता है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहला कहूंगा अहंकार रहित व्यक्तित्व होइए, और जो है अपने सिलेबस को समझिए, अपने सिलेबस को समझिए। PYQ जो पिछले साल के 2, 3, 4, 5 साल के जितने भी प्रश्न हैं उनको आप समझिए, बेहतर ढंग से उसको विश्लेषण करिए। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में जब आप जाएंगे तो आप ये देखिए कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य को आपने बनाया है उसको टाइम फ्रेम करिए, कि हम 2 साल के लिए बनाना चाहते हैं या 3 साल के लिए बनाना चाहते हैं, या जो आप टाइम फ्रेम करना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम करिए। उस टाइम फ्रेम करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि उस टाइम को फ्रेम करते हुए जो फाउंडेशन है, ध्यान रखिएगा, मैं आपके माध्यम से मैं पूरे अभ्यर्थियों को बताना चाहता हूं कि कभी भी हवा में उड़ने की कोशिश मत करना, अपने हिसाब से बनने की कोशिश करना, ठीक ना। अभ्यर्थी जो होता है वह बाग नहीं होता है, बगीचा होता है। शब्दों पे जाएंगे आप जी। बाग नहीं होता है, बगीचा होता है। बाग किसी एक चीज का होता है, अब बगीचा कई फूलों का होता है। क्या बात है सर? जैसे कहते हैं ना कि आम जो है, आम का बाग है, आप कभी नहीं कहते आम का बगीचा है, आप कहेंगे आम का बाग है, बगीचा कई फलों का, ये फूलों का बगीचा है जी, ये फलों का बाग है। तो ये अभ्यर्थी जो है ये बगीचा है, कोई चमेली है, कोई गुलाब है, कोई गेंदा है। अब गेंदा वाला गुलाब बनना चाहता, चमेली गुलाब बनना चाहता, रात रानी जो है गुलाब बनना चाहता। ये कैसे हो सकता है, कैसे आधार पे हो सकता है? तो आप जो गेंदा है ना, बढ़िया से खिल जाइए। गेंदा खिलता हुआ देखिए, गुलाब फेल कर देता है। सही बात है। चमेली खिले में क्या मजेदार है। सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, सबकी अपनी अपनी अंदाज है। मैं शेयर कर रहा हूं इस पे कि कल चमेली का फूल मर गया आखिर, कल चमेली का फूल मर गया आखिर, बहुत दबाव था उसको गुलाब होने का। क्या बात है, ठीक है ना। कल चमेली का फूल मर गया आखिर, बहुत दबाव था उसको। इस मुखर्जी नगर में उस दबाव के खातिर बच्चे मर गए, बैक टू होम चले गए। 2005-6 की घटना है। एक बच्चा यहाँ पे जो है प्रीलिम्स में नहीं हुआ तो वो हैंग कर गया। हम लोगों ने जाके उसमें लिखा था कि सर से मुंह कैसे दिखाऊंगा। यार ये क्या जीवन है, ये क्या मतलब है, सर से मुंह नहीं दिखाऊंगा, तुम जीवन ही खत्म कर दोगे। क्राइटेरिया फुलफिल करना हमारा काम है। नंबर ऑफ सीट का गेम होता है ना। 1000 सीट है तो कुछ और बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, 500 होगा तो कोई और होगा, 1500 होगा तो जिस 500 को आप बेकार कर रहे हैं वो सफल कहेंगे उनको। सीट का गेम है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चा अगर 1000 सीट है तो 1001 वाले को आप असफल मानेंगे, और वही 1500 सीट होती तो
उसको सफल मानते, हाँ, फूल की माला पहनाते, उसको लेकर के आते, उसको बैठाते। हमारे गांव की, हमारे घर की, हमारे मोहल्ले, हमारे रिश्तेदार की शान है। नहीं हुआ तो उसको आप किनारे करना नहीं। योग्यता, अपनी पहचान समय पे दिखा देती है। मेहनत कभी नहीं अलग होता है, मेहनत हमेशा कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता है। कभी जो है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, वरना अमीरी गरीबी में कोई फर्क थोड़ी ना होता है। बहुत शानदार और बहुत गंभीर मुद्दे को आपने टच कर दिया। उसको कभी नहीं होता, वक्त होता है, समय होता है। समय कहाँ किस करवट में ले जाकर के आपको पॉलिसी मेकर बना दे। लोग, आप प्लान इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, कल वो पॉलिसी मेकर बना दे, क्या कहेंगे? तो ये ऐसा नहीं है। डोंट कॉपी विद एनीवन। हाँ, तो आपको नहीं करना है, अपने बनाए। और खासकर मैं कहूंगा, आपको दीपो भाव, खुद जो है प्रकाश फैलाइए, और वो प्रकाश फैलाइए ताकि प्री का एग्जाम आसानी के साथ दिखे अपने प्रकाश में, मेंस अपने प्रकाश में दिखे। व्यक्तित्व अपने हिसाब से बनाइए और आपका यूनिक व्यक्तित्व होगा। किसी और के प्रकाश में अगर आपको दिखाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए मैं स्टूडेंट से भी कहता हूं कि मेरे प्रकाश से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रकाश लो और अपना प्रकाश पैदा करो, तब जाकर के सफलता होगी, तब हमारे मेंटरिंग की सफलता होगी, वरना हमारे ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बेहद शानदार सर, ये सवाल अपने आप में कई सवालों को समेटे हुए था और आपने जवाब बहुत शानदार दिया। सर थोड़ा सा प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, जो तीनों स्टेजेस होते हैं इस एग्जाम के, उस पर बात करते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की स्ट्रेटजी अलग अलग होनी चाहिए या इंटीग्रेटेड होनी चाहिए? उस पर थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन है। कोई चीज अलग नहीं, यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए कोई स्ट्रेटजी अलग नहीं होती जी, कंबाइंड स्ट्रेटजी होती है। कहते हैं ना कि लोग प्री, मेंस और इंटरव्यू, मैं कबीर की तरह उल्टा बोलता हूं, ठीक है ना। हम कहते हैं इंटरव्यू, मेंस एंड प्रीलिम्स, हम उल्टा बोलते हैं। ये वही सही है। चाहे आप 3 साल बाद इस फार्मूले को अपनाएं, जानबूझ के अपनाएं या अनजाने में अपनाएं। कभी कभी क्या होता है, अनजाने में वो फार्मूला मिल जाता है, लोगों को लगता है कि मैं लगा था तो इसलिए क्वालिफाई हो गया, आईएएस हो गया ना। वो अनजाने में उस फार्मूले को अपना लिया और आप निकल गए, आपने लगा मैं लगा था इसलिए हो गया। ऐसा नहीं होता। आईएएस का, यूपीएससी प्रीलिम्स का कौन ऐसा सवाल है कि आप याद करके कर लेंगे? कोई नहीं सर। बता दीजिए, वो ट्रेंड खत्म हुआ, 10-15 साल पुराना ट्रेंड है भाई, कि पानीपत का युद्ध कब हुआ याद कर लिए, देख लिए। अकबर का औरंगजेब का मनसबदारी देख लेंगे, हो जाएगा। इकोनॉमी में हम ग्रोथ रेट याद कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनेंस कमीशन का कितना परसेंटेज किस दिया है वो याद कर लेंगे, हमारा आईएएस का एक सवाल यहां से मिल जाएगा। ऐसे ऐसे हम लोग निकाल लेते थे, प्रीलिम्स हो भी जाता था, पहले हो जाता था, अब नहीं हो रहा है। कौन ऐसा सवाल है कि आप कोई प्रीलिम्स पढ़ करके निकालना? एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी, एक सोच आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करती है। और वो सोच कहां से आता है? कंसेप्ट से, मेंस से। और मेंस तब आपका बेहतर होगा जब आप एक सिविल सेवक की तरह थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे वैसे। हाँ, इकोनॉमी में अगर आपने छात्र बन के थिंकिंग किया तो आपके पास वो अप्रोच ही नहीं आएगा जो यूपीएससी मांग करता है। छात्र बन करके अगर आपने पॉलिटी पढ़ी तो आर्टिकल 1 में ये है, आर्टिकल 2 में ये है, यही याद करते रहेंगे। अनुच्छेद 21 में ये है, यही याद करते रहेंगे। अब अनुच्छेद 21 से आपको पर्यावरण से, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के साथ जोड़ना हो तो जब उस तरह से थिंकिंग करें तभी तो आएगा। फूड सिक्योरिटी से जब आर्टिकल के साथ जो है राइट टू फूड पे बात करेंगे तो जब उसके थिंकिंग करेंगे तभी तो बात आएगी। तो हम छात्र ना बने, इसलिए आपके माध्यम से मैं पूरे कम्युनिटी को, छात्र कम्युनिटी को कहता हूं कि छात्र मत बनना। तैयारी जिस दिन से शुरू करना उस दिन से आईएएस मान लेना कि तुम आईएएस है। थिंक आईएएस, बिहेव आईएएस, एटीट्यूड आईएएस, सब कुछ आईएएस की तरह। बोलना सीखो, चलना, ड्रेस सेंस आईएएस की तरह पहनो। लगे देखो अखबार में तुम सेलेक्ट कर लोगे कि ये वाला सवाल पूछेगा आईएएस में। बच्चे लेके आते, कहते सर अखबार पढ़ना सिखाएं। मैं अखबार पढ़ना क्या सिखाएं? तुम अभी आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हो। हम उनसे एग्जांपल लेते हैं। क्राइम करने वाला आदमी अखबार उठाता है, 5 मिनट में अपना वाला देख लेता है, रख देता है कि मेरे किस वाले को जेल मिली है, बंद जमानत मिली है, किसको क्या मिली है। एक स्पोर्ट्स वाला अपना पन्ना पलटता है, स्पोर्ट देकर के रख लेता है जी। एक बिजनेसमैन शेयर मार्केट वाला अपना वाला देख लेता है, कितना ग्रोथ हुआ, वो पन्ना पलट कर देता है। अब तुम सुबह से शाम तक लेकर बैठे हुए हो, तुमको पता ही नहीं मेरा वाला एरिया क्या है। तो जब तुमको पता हो जाएगा कि ये वाला मेरा एरिया है तो आधे घंटे में अखबार रख करके समरी करके रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बातों से न बदली है किसी कौम की तकदीरें, बिजली के चमकने से अंधेरे नहीं जाते।
क्या बात आप बिजली का चमकाना चाहते हो और दिखाना चाहते हो घर के लोगों को कि हमने पढ़ने बैठा हूं और मैं पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, नहीं। वो स्ट्रेटजी फॉलो करो कि मुझे वहां से आउटपुट लेना है, ऑब्जर्विंग करनी है, लेना है, मुझे 2 साल का टाइम है, उसी में लेना है। आप पूरी तरह से दिखावा कर रहे हैं और पता चला कि एग्जामिनेशन के जैसे ही डेट आई तो 1 महीना से 12 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे हैं। अब 12 घंटे 18 घंटे पढ़ने का ये फायदा हुआ कि एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले हॉस्पिटलाइज हो गए, ड्रिप लिए जा रहे हैं। घर वाले भी एक बहाना मिल गया, अरे क्या किया, इस बार फ्री नहीं होगा, उसकी तबीयत खराब थी। यार किससे बहाना कर रहे हो, किससे बहाना कर रहे हो? खुद से कोई बहाना करता है, खुद से कोई बहाना करता है, खुद के करियर के साथ कोई बहाना करता है। खुद किसको दिखाना चाहते हैं? खुद को धोखे में रखना है सहल, मगर खुद को हक की बात बताना मुश्किल है। क्या बात? काश समझे घर को जलाने वाले भी कि प्यार का एक दिया जलाना कितना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से फादर ने प्यार का दिया जलाया, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से उन्होंने कहां से पैसे मैनेज करके आपको भेजा, दिया जला और दिए की जो लाइट है उसमें आप बैठ नहीं रहे हैं, अंधेरे में लेके चले जा रहे हैं घर को। तो किसके लिए? ये इस चीज को समझना होगा, क्योंकि बच्चे के साथ जो इमोशनली टॉक है उसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट, मेंटल मैनेजमेंट और हेल्थ मैनेजमेंट तीनों का समन्वय है यूपीएससी को क्वालिफाई करना। बेहद शानदार सर। अब थोड़ा सा और यूपीएससी के एस्पिरेंट की समस्याओं पर बात करें, इससे पहले जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट को सर स्ट्रेटजिक प्लस करंट अफेयर्स के साथ इफेक्टिवली कैसे इंटीग्रेट किया जाए? देखिए, वो इंटीग्रेट तब होगा जब बेसिक्स पढ़ेंगे जी। ठीक, मैं बड़ी इस पे काफी मेरा अनुभव है और इस पे हमने होता क्या है कि आप देखिए कभी कभी करंट पढ़ते हैं, यूपीएससी की थिंक टैंक को पता चल जाता मार्केट सिर्फ करंट पढ़ रही है, पता चला कि अगले साल जो है सब बेसिक्स आ गए। ठीक है ना? वो है, जड़ पे जाएंगे, पत्ती आएंगे, पत्ती पे आएंगे, फूल पूछेंगे। भाई उनको तो एक अलग तरह की शॉर्टकट नहीं लेंगे ना वो आप। तो जब शॉर्टकट नहीं लेंगे तो वहां पे आपको देखने की आवश्यकता है। अब यहां पे क्या है कि जब बेसिक आपका स्ट्रांग रहेगा, ठीक है ना, जब बेसिक आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपको करंट से कोरिलेट करने में कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल, अभी फाइनेंस कमीशन 16वां वित्त आयोग है, उसके बारे में आपको पूरा पता है, तो आप 16वें वित्त आयोग के फाइनेंस कमीशन के करंट को याद करेंगे आप? वो तो वैसे ही एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। बिल्कुल। अभी भारत की रैंकिंग अप डाउन हो रही है, आपको नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी का पूरा कंसेप्ट पता है, तो इससे कोई भी सवाल पूछे करंट आपको याद करना है? नहीं याद करना है। बेसिक ध्यान रखिएगा, मैं जो कहना चाहता हूं, बेसिक इंटरेस्ट पैदा करता है, आप करंट उस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाता है। जैसे कोई शायरी में इंटरेस्ट रखता हो तो एक बार उसके सामने शेर पढ़िए, उसको याद हो जाता है। ठीक, और अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो उसको लिख के दीजिए, तब भी गलती करके आता है। बिल्कुल सर, ठीक है ना? हमारा बेसिक नहीं स्ट्रांग है। आप बताइए 80% बेसिक है, अब 20% करंट है, ठीक, और आप उस 20% से आईएएस बनेंगे कि 80% से आईएएस बनेंगे? ये बेवकूफी क्या करते हैं बच्चे? दिखावे के लिए वो 20%, मान लीजिए अगर 25 सवाल आए तो उस 25 सवाल में 20 सवाल तो आसानी के साथ आप पढ़ करके बना सकते हो। बिल्कुल, 5 ही नहीं बनाओगे ना। अब 5 के लिए तुम इस साल ट्राई कर रहे हो, अगले साल 5 बदल जाएगा, लेकिन ये 20 नहीं बदलने वाला है। हाँ सर, तो जो ज्यादा वेटेज आता है उसकी तरफ जाओ। अपना फंडामेंटल क्लियर करो, बेसिक क्लियर करो, करंट तो ऑटोमेटिकली याद होता चला, अपने आप करंट के साथ वो जुड़ जाए। अब मान लीजिए क्लाइमेटिक, अभी जो हमारे वहाँ हीट वेव की बात हुई है जी, बच्चे को अगर क्लाइमेटिक जो है जलवायु परिवर्तन के बारे में पता है तो हीट वेव को उसको समझने क्या, जो भी कंसेप्ट आएगा, जो भी न्यूज आएगी, यहाँ पे PM 2.5 क्या है वो समझ जाएगा कि PM 2.5 क्या है, दिल्ली के किस शहर का PM 2.5 कितना है, वो आसानी के साथ उसको समझ जाएगा जब उसका बेसिक स्ट्रांग होगा, कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। आप कंसेप्ट स्ट्रांग की तरफ देखिए, कंसेप्ट स्ट्रांग होगा तभी व्यक्तित्व विकास होगा, तभी मुख्य परीक्षा होगा, तभी प्रीलिम्स होगा, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना मुख्य परीक्षा से टफ हो गया है। बहुत शानदार सर। सर अब थोड़ा सा एस्पायरेंट की समस्या पर और बात करते हैं, आपसे समाधान जानने में मजा आ रहा है और लोगों को इससे बहुत सीख मिलेगी। सर आज के एस्पिरेंट्स में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की सबसे बड़ी समस्या है, इसका प्रैक्टिकल समाधान क्या है? भरोसा खुद पे नहीं है, खुद पे भरोसा ही नहीं है।
ये बताइए, बच्चे को खुद पे भरोसा नहीं कि मैं क्वालिफाई करूंगा नहीं करूंगा, तो उसके ऊपर खुद के अपने नोट्स पे विश्वास नहीं है, अपने मेंटर पे विश्वास नहीं है, अपनी किताबों पे विश्वास नहीं है, अपनी व्यवस्था पे विश्वास नहीं है कि वैकेंसी कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी, उस पर विश्वास नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है, और सामने वाले से उम्मीद करता है कि सामने वाला उसे क्वालिफाई करा दे। मैं कहता हूं इंटरव्यू वाले गाइडलाइन में कि तुम कांपते हुए जाओ कि मैं आईएएस में हूंगा कि नहीं हूंगा, और सामने वाले बोर्ड से उम्मीद करो कि ये मुझे अच्छा नंबर दे दे। तो इसलिए खुद पे भरोसा, खुद को प्यार करना, खुद को चाहना, खुद किताबों को चाहना, खुद नोट्स को चाहना, अपने जो मेंटर हैं उन पे भरोसा करना, खुद पे भरोसा करना। जब आदमी खुद पे भरोसा करेगा तो प्रीलिम्स भी आपको चाहने लगेगी, मेंस भी चाहने लगेगा, इंटरव्यू भी जो बोर्ड के लोग हैं आपको चाहने लगेंगे, क्योंकि आपकी आंखों में दिखेगा भरोसा, आपके आई कांटेक्ट में दिखेगा भरोसा, आपके चलने में, आपके पर्सनालिटी में भरोसा दिखेगा। जब ऐसा भरोसा दिखेगा, इसका मतलब कि आप अंदर से अपने सिलेबस को समझ चुके हैं, तभी आंखों में भरोसा आता है। डर तभी खत्म होता है जब आप उसके साथ आप समझ चुके होते हैं। अगर डर खत्म नहीं होता है तो समझिए कि अभी आपने पकड़ नहीं बने, आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। डर पे एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बताऊं कि स्कूल कॉलेज में क्या होता था, जैसे अभी यूपीएससी के लिए हम लोग के अंदर डर खत्म हो गया, वो बच्चा निकाल लेता है, 1 ही 2 साल में आता है, निकाल के चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर डर खत्म हो गया। जैसे 4-5 बच्चे आपस में मिलके कहते हैं कि जो है और एक दोस्त को सुनाते हुए, ताकि वो सुन ले कि उधर मत जाना, उस पेड़ पे जो है एक जिन होता है। अब वो जब उधर जा रहा है तो वो उधर से डरते हुए जा रहा है, कांपते हुए जा रहा है, क्योंकि जिन होगा। एक दिन क्या हुआ कि वो आपस में बच्चे बात कर रहे थे, और वो सुन लिया कि देखो बेवकूफ कितना बनाए हैं कि जिन नहीं है, कि जिन नहीं है। वो मानने लगा, देखो डर डर के जाता है। अब उन्हीं सबों के सामने उसी दिन वो बच्चा सीना तान के गया वहां, क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन चल गई। जिस दिन सिलेबस का इंफॉर्मेशन पूरी तरह से आपके अंदर आ जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, और डर खत्म होते ही आपको अपने ऊपर क्या हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा। ऐसे मैं आपको आपका नाम पूछूं तो आपको जो है डर नहीं आएगा। अरे सर मेरा नाम मैं मालूम है, मैं कहूं कि मेरे फोरफादर का नाम बताया क्या रे सर बिल्कुल बिल्कुल, कैसे होगा, नहीं होगा। तो इंफॉर्मेशन आती है तब जाकर के जो है आपके अंदर वो डर खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास पैदा होता है। और यही गेम है, यही आत्मविश्वास का गेम है कि ये अहंकार नहीं है, ये अपने आप पे भरोसा है। ये अहंकार और भरोसे में थोड़ा सा माइक्रो लेवल होता है, लोग अहंकारी हो जाते हैं, नहीं भरोसा है। हम हर उस आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं जो यूपीएससी चाह रही है, तो फिर उसके बाद क्या बचता है। बिल्कुल सर, बेहद शानदार। एक सवाल सर सोशल मीडिया से है कि आजकल सोशल मीडिया और कंपैरिजन कल्चर ने प्रिपरेशन को किस हद तक प्रभावित किया। जैसे बच्चे कंपेयर करते हैं किसी से सोशल मीडिया के दौर में कि वो आईएएस ऐसे बना, ऐसे इनकाउंटर किया। मैं ऐसे मतलब किसी चीज का विरोध नहीं करूंगा, साइंस का या मॉडर्नाइजेशन का या एडवांस टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मैं बहुत सारे एग्जामिनेशन में नीट इंजीनियरिंग में कहते हैं कि इसके पास कोई स्मार्टफोन नहीं था लेकिन इसने क्वालिफाई किया, होता तो नहीं होता। हम कहते हैं वो वहीं तक है, यूपीएससी में ऐसा नहीं। हाउ टू प्रॉपर योर यूटिलाइजेशन, कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने ऊपर कमांड है, ठीक है ना, क्योंकि आज के जमाने में बिना आप जो है तकनीक का इस्तेमाल किए अपने व्यक्तित्व को एक अच्छे अप्रोच की तरफ लेकर के नहीं आ सकते। तो मैं टेक्नोलॉजी से सभी पीछे हटाने की बात नहीं करूंगा, लेकिन बस यही कहूंगा कि उसका उपयोग बेहतर किया जाए। बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जहां आपके तैयारी को बेहतर धार दिया जा सकता है, औरों से बेहतर जो है अपने मेंस के कंटेंट बनाए जा सकते हैं, औरों से बेहतर यूपीएससी से प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों को निकाला जा सकता है। तो कृपया बच्चे आपके माध्यम से उस चीज को देखें, और समय का जो अनर्गल, मैं ये नहीं कहता हूं जो बीच का समय हो जहां पे वो अपने पढ़ाई के स्वरूप को आगे बढ़ाने के लिए बीच में 10 मिनट का अगर कर करके और कोई अन्य किसी ऐप पे और किसी उस पे प्लेटफॉर्म पे जाकर के वो इंटरटेन कर रहे हैं, तो उस सीमा का ध्यान रखें। और वो सीमा का नहीं ध्यान रखेंगे तो एक मेरा यहाँ पे कंसेप्ट है कि वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। तो फूल से भी काट दिए जाएंगे। ये जो मीडिया है ना, ये आपको फूल से बड़े प्यार से काट डालेगी। तो उसका बेहतर प्रयोग करना अपने ऊपर। और बताइए कि जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है उसको संविधान का बागडोर कैसे दिया जाए भाई।
उसको हक कैसे कहने के लिए कि मुझे आईएएस में क्वालिफाई नहीं हो रहा है? अरे तुमको हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम एक चीज का अपने ऊपर कमांड नहीं कर पा रहे हो और उसके चक्कर में अपने करियर को दांव पे लगाए हो, तो तुमको क्या अधिकार है तुम जाके भारत के संविधान का तुमको अधिकार दिया जाए और 2.5 से 3 साल बाद तुम जाकर किसी को जेल भेजने की ताकत तुम्हारे अंदर दिया जाए? ये कैसे हो सकता है भाई? तो पहले तो तुम प्रूव करो ना तैयारी में कि सब कुछ है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य और उद्देश्य है वो एक जगह है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, जब हमने YouTube पर हमने कम्युनिटी पोस्ट में अनाउंस किया कि आप आ रहे हैं, तो आपके ही किसी विद्यार्थी ने या YouTube से किसी ने द रियल करके कोई आईडी है, उन्होंने एक सवाल पूछा, यूपीएससी की तैयारी के दौरान फैमिली सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? तो आप उन्हें संबोधित करते हुए इस सवाल का उनको जवाब दें, क्योंकि अगर उन्होंने पूछा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके सवाल का जवाब दें। बिना परिवार के सपोर्ट के हम सिविल सेवा ऐसे एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, परिवार का सपोर्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और परिवार के बिना सहयोग का हम अगर कोई चीज हासिल करना चाहते हैं तो उसमें काफी कुछ समय लग सकता है, काफी वर्कआउट कर सकता है। अभिभावक अपना रोल अदा ये करें कि अपने बच्चों को जो है प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहन में उनको आगे बढ़ाएं, उनको वैल्यू एडिशन की तरफ लेकर के आगे बढ़ाएं। हर पल उनको सहायता की आवश्यकता है। इस वक्त जो है बच्चों के सामने चारों तरफ से अंधकार है, उस अंधकार के समय अगर जुगनू बन करके अगर आप पीठ पे हाथ रख कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा होता रहता है, तो वो आपका जो बच्चा है, बेटी है या बेटा है, वो अगले एग्जाम में अवश्य आपकी इस बात से ही, सिर्फ एक बात से ही जो है वो अगले परीक्षा को वो पास कर देगा, इतना उसके अंदर हिम्मत हो जाता है। तो परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार को मैं चाहूंगा कि पहले भी और बाद में भी दोनों समय परिवार, अपने गांव, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को मत छोड़ना, क्योंकि जड़ों को छोड़ने वाला कभी महान नहीं होता, बड़ा नहीं होता। अपनी जड़ को पकड़े रखो और जड़ ही तुमको आगे लेकर के जाएगी, आज नहीं करेगी। बिल्कुल सर, बेहद शानदार। अभी तक की हमारी बातचीत सर काफ़ी गंभीर मुद्दों पर रही और विद्यार्थियों की बहुत सारी जो समस्याएं हैं, तैयारी के दौरान जो चुनौतियां हैं, वो एड्रेस किया आपने बहुत बखूबी। अब सर हमारा लास्ट सेगमेंट है बातचीत का, जो रैपिड फायर सेगमेंट बोलते हैं। हम 10 छोटे सवाल पूछेंगे, आपको छोटा छोटा जवाब देना है, ठीक है सर? तो पहला सवाल है सर कि आपको, यानी कि के बसर सर को परिभाषित करने वाला एक शब्द या एक लाइन। सीखने सिखाने की प्रवृत्ति। क्या बात है सर। यूपीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा मिथ या झूठ? नहीं होगा। आपका सबसे पसंदीदा भारतीय अर्थशास्त्री? अमर्त्य सेन। सबसे पसंदीदा अभ्यर्थी आपका? शबीर खान। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा हर्डल? जॉबलेस ग्रोथ। एक ऐसी किताब जो हर एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए? एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। खान सर, आप जानते हैं पटना वाले, शिक्षा की क्रांति या गरीबों का मसीहा? वो न क्रांति कर रहे हैं और न गरीबों के मसीहा हैं जी। वो रियल एजुकेटर होने का हक अदा कर रहे हैं। क्या बात है। समाज उनको क्या देगी स्थान, वो अलग बात है, लेकिन वास्तविक शिक्षक का वो हक अदा कर रहे हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कौन? मेरे पिता। यूपीएससी में सक्सेस के लिए सबसे जरूरी एक क्वालिटी? खुद पे भरोसा। संघर्ष के दिनों की सबसे बड़ी सीख जो आज भी आपको याद है? सब अपने नहीं होते। क्या बात है सर। सर, अब हमारी बातचीत को समराइज करता हुआ एक क्लोजिंग क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे और जो आपको देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को इस सवाल से मिलेगा। सर, अगर आपको अपनी पूरी जर्नी और अनुभवों को एक एडवाइस में समेटना हो तो हर यूपीएससी एस्पिरेंट की जो दिशा बदल दे वो क्या होगा? खुद पे भरोसा करो, खुद को प्यार करो, खुद को चाहो। खुद पे भरोसा करो, खुद को प्यार करो, खुद को चाहो। जब तुम खुद पे भरोसा करोगे, खुद को चाहोगे, खुद को प्यार करोगे, तो दुनिया तुमको प्यार करने लगेगी, तुम पे भरोसा करने लगेगी। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होगा कि जो तुमसे दूर हो सकता है। इसलिए कहता हूं कि दो चार कदम चलने को चलना नहीं करते। तो आपको लंबा सफर करना है, 2-4 कदम तैयारी का 1-2 साल लगा करके आप सोचते हैं कि हो जाएंगे, तो नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको लंबा तैयारी करने का एक पागलपन होना चाहिए, और ये पागलपन आपको सफलता और आपके सपनों को पूरा कराएगा। बहुत धन्यवाद सर, बातचीत बेहद रोचक रही, मुझे बहुत मजा आ रहा था।
मुझे लगा कुछ और सवाल हों, लेकिन समय की अपनी एक सीमा होती है, इसलिए और आपको भी कहीं निकलना है, आपका भी समय बहुत कीमती है। और ये समय हमें देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस बातचीत का हिस्सा जो आप बने हैं, ये हमारे लिए बहुत सम्मान का बहुत बहुत विषय है। शुक्रिया आपका, आपने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। शुक्रिया, थैंक यू।